नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। गुरुवार को अमेरिका ने अफगानिस्तान के नंगरहार इलाके में 10 टन का अपना सबसे घातक गैर परमाणु बम गिराया तो अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका के मुताबिक उसके निशाने पर आईएस था, लेकिन स्थानीय लोग इस दावे पर कम ही यकीन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया, सीरिया समेत अपने दूसरे प्रतिद्वंदियों को जवाब देने के लिए भी अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है। इस बमबारी ने मध्य और दक्षिण एशिया में एक बार फिर आतंक के खिलाफ और उसके अमेरिकी तरीकों पर बहस तेज कर दी है। पाकिस्तान दबाव में आया है तो अफगानिस्तान में हमले की मिली जुली प्रतिक्रिया है। भारत के मुताबिक वो आईएस पर अपना पक्ष यूएन में रख चुका है। हर मुल्क अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारत का मानना है कि अगर सब साथ हो जाएं तो अच्छा होगा। आज विशेष में हम अमेरिका की इस घातक बमबारी के बाद उपजी वैश्विक राजनीति, अफगानिस्तान में अमेरिकी रणनीति और अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण की चुनौतियों पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में बने सुरंगों पर बड़ा हमला किया। 13 अप्रैल को रात 8 बजे किए गए इस हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 94 को पार कर गई है। अमेरिका का दावा है कि इसमें किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हुई है और मरने वाले लोग इस्लामिक स्टेट के आतंकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सफल सैन्य अभियान करार दिया। ये तस्वीरें हैं 2003 की, जब अमेरिका ने फ्लोरिडा प्रांत में इस शक्तिशाली बम का परीक्षण किया था। ये कोई हमला नहीं था, अमेरिका ने सिर्फ परीक्षण किया था। लेकिन इसके 14 साल बाद ऐसा पहला मौका आया जब अमेरिका ने इस बम को सैन्य अभियान में शामिल किया और 13 अप्रैल 2017 को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के खोरासन इलाके में सुरंगों को निशाना बनाया गया। धुएं का ये गुबार देखिए, बम इतना शक्तिशाली था कि आसपास के इलाके हिल उठे। अमेरिका ने शुरू में दावा किया कि हमले में इस्लामिक स्टेट के 36 आतंकी मारे गए। बाद में ये संख्या बढ़कर 94 को पार कर गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सफल सैन्य अभियान करार दिया। Very, very proud of the people. Really another successful job. We're very, very proud of our military. Just like we're proud of the folks in this room, we are so proud of our military, and it was another successful event. अमेरिका ने पहली बार इस बम का इस्तेमाल किया। अमेरिका का दावा है कि यह हमला अफगानिस्तान सरकार के साथ समन्वय बनाकर किया गया और बम गिराने से पहले नागरिकों को वहां से हटा लिया गया था। इसे अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणु हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तान से सटे इस इलाके को आईएस का मजबूत गढ़ माना जाता है और अमेरिका पहले भी इस इलाके में कई हवाई हमले कर चुका है। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने दावा किया कि इससे आईएस को भारी नुकसान पहुंचा है। बमबार सूरत हुनियो आगा द दुई पागा कविस मचो बांधियो और नजर नूर रोजो तकवियो तरचो द दुश्मन जरले लदीजे खऊबसी। अफगानिस्तानी अधिकारियों ने अमेरिका के दावे का समर्थन किया है कि इसमें एक भी सिविलियन की मौत नहीं हुई, लेकिन स्थानीय निवासी इस दावे को झुठला रहे हैं। काबुल के लोग इस हमले की तीखी निंदा कर रहे हैं। اونا مثل یک آله کار میشن با اصلی حقیقتش خود که در پیش خودتون پلان امریکایی است این معنا رو اجرا کردن و واقعیت اون بم خودی استعمال کردن که چه قسمی نتیجه میده. دویش هم دشمن افغانستان است. کاش کم دویش هم میزد گپ نبود. اونجا دویش میام مثلا در منطقه اشتکای مردم افغانستانی ها کلش تلف شدن. این که अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अमेरिकी कार्रवाई का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को बम धमाके का टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया है। उन्होंने हमले को अमानवीय और त्रासद करार दिया। अफगानिस्तान के कई नेताओं ने भी हमले की निंदा की। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि अगर बम से ही शांति आती तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे शांत मुल्क होता। लेकिन अफगानिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह दावा किया कि ऑपरेशन अफगानिस्तान सरकार के साथ मिलकर किया गया। अफगानिस्तान में अमेरिका के सैन्य कमांडर ने कहा कि हमले के पीछे कोई राजनीति नहीं है, बल्कि आईएस के आरामगाहों के खिलाफ लड़ाई का ये सबूत है।
हमले में इस्तेमाल हुए घातक बम का बचाव करते हुए जनरल जॉन निकोलसन ने कहा कि ऐसे मौकों के लिए ही ये बम बनाया गया था। U.S. forces Afghanistan conducted a strike against an ISIS-K complex in Achin district, Nangarhar province, Afghanistan. This was the right weapon against the right target. हमले के बाद अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने अफगानिस्तान का दौरा किया। इस शक्तिशाली बम धमाके के बाद ये किसी भी अमेरिकी उच्च अधिकारी का पहला अफगानिस्तान दौरा था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका वहां तालिबान और IS के खिलाफ लड़ाई में पूरी शिद्दत से जुटा है। मैकमास्टर ने अमेरिकी सेना के ऑपरेशन को जायज ठहराया। Well, it's not just the bomb, but it's really what our soldiers are doing every day alongside courageous Afghan soldiers fighting Daesh, ensuring that these people who victimize women, who shoot people in hospital beds, we cannot tolerate the existence of that kind of an organization. They're a threat to all civilized people. So we've come together in a long struggle against these groups who must be defeated. अमेरिका का दावा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त 600 से 800 के बीच IS के लड़ाके सक्रिय हैं। यह पहला मौका है जब इतने शक्तिशाली बम का दुनिया में इस्तेमाल हुआ हो। आपको बता दें कि अमेरिका ने साल 2003 में मदर ऑफ ऑल बम्स यानी सबसे बड़े गैर परमाणु बम का परीक्षण किया था। इसे इराक हमले में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वहां इसका उपयोग नहीं हुआ। इसे MC-130 एयरक्राफ्ट से गिराया गया। इसका वजन 21,600 पाउंड यानी 9,797 किलो है। इसमें 11 टन विस्फोटक भरे थे। GPS की मदद से इसका निशाना तय किया जाता है। जमीन पर गिरने से ठीक पहले यह फटता है और एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। जमीन के अंदर लक्ष्य पर सटीक निशाना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमले के बाद पूरी दुनिया में यह बम चर्चा का मुद्दा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में अमेरिका बीते 16 सालों से उलझा हुआ है। इस दौरान उसने ओसामा बिन लादेन समेत कई बड़े आतंकियों को मारने में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन सुरक्षा बलों की जान जोखिम में डालने पर उसे आलोचना और घरेलू दबाव भी झेलना पड़ा। अमेरिका ने 2014 में अपने सैनिकों की वापसी का ऐलान किया था, लेकिन इस वक्त भी वहां 7,000 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। यही नहीं, ISIS और तालिबान का खतरा देखते हुए और ज़्यादा सैनिकों की तैनाती की मांग अमेरिकी सेना की ओर से की जा रही है। 9 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर देश सहम गया था। जांच में पता चला कि इस हमले को अल-कायदा ने अंजाम दिया था। तफ्तीश आगे बढ़ी तो आतंकियों की पनाहगाह के तौर पर अफगानिस्तान पर नजरें थम गई। 7 अक्टूबर 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सैनिकों ने अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया। यह अभियान 48 देशों वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल यानी ISAF के जरिए चलाया गया। अब वो और फौज को भेजना चाहते हैं जिससे कि वहाँ पर सुरक्षा बनी रहे, और अगर उनके और लोग आते हैं उन सब की सुरक्षा के लिए अमेरिका और ज़्यादा वहाँ पर इन्वॉल्व होगा। और ये जो उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वहाँ पर गिराया है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि अभी कुछ समय तक वो बिल्कुल वहाँ से निकल कर नहीं आएंगे वहाँ पर, क्योंकि रूस भी वहाँ पर और तेज़ी से आ रहा है, तो अमेरिका भी अपने हितों की रक्षा वहाँ पर जाकर करेगा। लेकिन कुछ ही सालों में अभियान में शामिल सैनिकों के परिवार अपने अपने देशों पर फौज की वापसी का दबाव बनाने लगे। बढ़ते दबाव के चलते 2010 में काबुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तय हुआ कि 2014 तक सुरक्षा की कमान अफगान सेना और पुलिस को सौंप दी जाएगी। दिसंबर 2014 में अमेरिका और नाटो के ISAF ने झंडा झुकाकर लड़ाकू मिशन पूरा होने का ऐलान किया।
After this initial reduction, our troops will continue coming home at a steady pace as Afghan security forces move into the lead. Our mission will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be complete. करीब 13 साल के ऑपरेशन के दौरान नाटो ने अफगान सेना को मजबूत करने का काम किया, लेकिन नाटो को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा। संयुक्त देशों के लगभग 1,40,000 जवानों में से ऑपरेशन के दौरान 3,500 सैनिक मारे गए, जिसमें सबसे ज्यादा 2,210 अमेरिकी सैनिक थे। अफगानिस्तान युद्ध पर अमेरिका ने 1,000 अरब डॉलर खर्च किए। इनमें 47 अरब डॉलर अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में और 70 अरब डॉलर अफगानी सुरक्षा बलों की मदद में खर्च किए गए। यही नहीं, आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में 25,000 अफगान नागरिक भी मारे गए। जब इलेक्शन कैंपेन हुआ था तब ट्रंप साहब ने कुछ ऐसा नहीं कहा था जो अफगानिस्तान के लिए उनका क्या रवैया होगा, क्या रुख होगा, परंतु राष्ट्रपति बनने के बाद अब ये ऐसा महसूस होता है जो उनकी, क्योंकि कैबिनेट में बहुत सारे जनरल्स हैं, बहुत सारे जो पहले आर्मी से जिनका ताल्लुक़ रहा है वो उसमें काम कर रहे हैं, तो उनका जो रिकमेंडेशन है वो जो बता रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को, वो कह रहे हैं जो हमको और वहाँ पर फौज ज़्यादा भेजनी चाहिए। अफगानिस्तान में फिलहाल जनवरी 2015 से नाटो का रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन काम कर रहा है। इसके तहत नाटो समेत 39 देशों के 13,000 सैनिक अफगानिस्तान में हैं। इनमें से करीब 7,000 अमेरिकी सैनिक हैं। इन सैनिकों का काम अफगान सैनिकों को प्रशिक्षण और सहायता देना है। हाल ही में अफगानिस्तान में अमेरिका के शीर्ष कमांडर जॉन निकोलसन ने कहा था कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अभी और अमेरिकी सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान भेजने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस सब के बीच युद्ध की मार झेल रहे अफगानिस्तान में शांति बहाली दूर की कौड़ी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान धमाकों के बीच रहने वाला मुल्क बना हुआ है। कभी आतंकियों की तरफ से हमले तो कभी उनसे निपटने के लिए दागे गए बम अफगानिस्तान के लिए अब आम हो गए हैं। अफगानिस्तान में आतंकी और चरमपंथी संगठनों पर नकेल कसना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बीते 3.5 दशकों से अफगानिस्तान में ऐसे संगठनों के उभार के पीछे कई राजनीतिक नजरिए दुनिया के सामने आए, लेकिन सच ये है कि इन संगठनों के बीच वहां की आवाम पिस रही है। 1980 के दशक में सोवियत रूस के आक्रमण से लेकर अब तक अफगानिस्तान में अमन चैन बहाल करना मुमकिन नहीं हो पाया है। खासकर 21वीं सदी में अमेरिकी हमले के बाद तो ये मुल्क निस्तेनाबूद हो गया। धीरे धीरे अमेरिका समेत नाटो देशों ने यह तय किया था कि सैन्य वापसी होगी, लेकिन ताजा हमले के बाद यह दावा भी अब भरोसेमंद नहीं लग रहा। जानकार मानते हैं कि अमेरिका अभी आतंकी संगठनों के खिलाफ और भी कड़े कदम उठा सकता है। President Trump's policy seems clearer by the day that he is not going to tolerate or not going to overlook the expansion of ISIS and is trying to hit them wherever he can find them. He's hit them in Syria, he's hit them here now. खंडहर में तब्दील हो चुके इस मुल्क को विकसित करने और इसे व्यापार का केंद्र बनाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पहल हुई। 2011 में तुर्की के इस्तांबुल में हार्ट ऑफ एशिया का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य है अफगानिस्तान को शांति और विकास की राह पर ले जाना। इसका आखिरी सम्मेलन बीते साल अमृतसर में हुआ और सम्मेलन में सबने पाया कि आतंकवाद से सख्ती से निपटे बगैर अफगानिस्तान में शांति मुमकिन नहीं है। सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क समेत कई संगठनों को अफगानिस्तान में शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसके साथ साथ तहरीक-ए-तालिबान और जमात-उल-अहरार को भी सूची में जगह दी गई। पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि दोनों संगठन विदेशी मदद से काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सक्रिय जंतुल्लाह, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के अलावा इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के खिलाफ साझी लड़ाई की भी बात की गई। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र जल्द से जल्द लाए जाने पर भी प्रतिबद्धता जाहिर की गई। पहली बार ऐसा हुआ कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के अलावा इन संगठनों के नाम हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के घोषणा पत्र में जोड़े गए, लेकिन इन संगठनों से लड़ने का कोई ठोस रोड मैप नहीं बन पाया था।
अमेरिका के ताजा हमले के बाद जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तान भी अब सतर्क रहेगा। And I would say that countries like Pakistan that support terror and terror groups, terror activities, the ideology and the infrastructure, they would definitely be on watch. And I'm sure other capitals in the world, whether it's Beijing or North Korea, would be drawing their own inferences. अफगानिस्तान ने उस वक्त शांति बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था और पाकिस्तान के साथ बातचीत रद्द कर दी थी। ऐसा नहीं है कि हार्ट ऑफ एशिया में पहली बार आतंकवाद पर नकेल कसने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई, बल्कि इसके पहले के सम्मेलन में भी सदस्य देशों ने ये प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन बीते साल घोषणा पत्र की भाषा ज्यादा तल्ख थी। हार्ट ऑफ एशिया में ये माना गया कि वहां आतंकवाद से लड़ाई के साथ साथ विकास परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित करने की दरकार है। अगर शांति नहीं होगी तो वहाँ पर विकास नहीं हो पाएगा, और अगर विकास नहीं हो पाएगा तो शांति नहीं बना पाएंगे आप वहाँ पर। तो दोनों चीज़ें, शांति और विकास, दोनों को साथ साथ में चलना होगा। और वहाँ पर अभी जब से अमेरिका ने 2014 से अपने ट्रूप्स वहाँ से निकाले हैं, तब से उनके ये तालिबान के हमले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। न केवल दक्षिण एरिया में, साउथ ईस्ट में, पर नॉर्थ में भी उन्होंने कुंडुस के ऊपर भी हमला करके उसके ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था। परंतु अभी यहाँ पर तालिबान भी है और इस्लामिक स्टेट भी है। अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए भारत ने कई कदम उठाए और वहां पर सड़क, स्कूल और अस्पताल से लेकर संसद भवन और बड़े बांध में भारत ने अफगानिस्तान की खूब मदद की। भारत, जैसे आपको मालूम है, हमने $2 बिलियन से ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम हो, चाहे वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, चाहे वहाँ पर जरांज दिलाराम रोड हो, इतनी बड़ी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने किया है। और या वहाँ पर पूले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन हो। बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हमने किया है जिससे कि आम आदमियों की ज़िंदगी पर अच्छा इसका प्रभाव पड़े, अच्छा असर पड़े। अशांति के चलते अफगानिस्तान में लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अकेले बीते साल 5 लाख से ज्यादा लोग आतंकी वारदातों के चलते विस्थापित हो चुके हैं। साल दर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हार्ट ऑफ एशिया समेत अंतर्राष्ट्रीय पहल को मजबूती से लागू करने की दरकार महसूस की जा रही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। कभी फायरिंग तो कभी बम धमाके। देश पिछले कई सालों से आतंकवाद की आग में जलता रहा है। आखिर वो क्या वजहें थीं कि अफगानिस्तान में आतंक की लपटें हदें पार कर गईं? और इस देश का इतिहास आखिर क्या है, इस पर एक नजर। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में भी जिंदगी हंसा करती थी। अमन और चैन हर चौखट, हर कूचे और हर चेहरे का निजाम हुआ करता था। कड़ी धूप तले सब अपने सुख दुख बांटा करते थे और रातों का सन्नाटा भी दबे पांव गुजर जाया करता था। लेकिन अफसोस, अफगान अब कतई ऐसा नहीं रहा। खौफ, आतंक, बारूद और बर्बादी। पिछले कई दशकों से आतंक की आग में अफगानिस्तान जलता आ रहा है। जिम्मेदार सरकारें रहीं, तानाशाह रहे, संकीर्ण सोच रही या फिर सत्ता की चाहत रही, गुनहगार जो भी हों, पीड़ित यहाँ की आवाम सभ्यता, शांति और सुंदरता ही हुई है। बात 70 के दशक की है, जब मुल्क में पहली बार तानाशाही का तख्ता पलट हुआ। मोहम्मद दाऊद खान ने सेना की मदद से अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद ज़ाहिर शाह को सिंहासन से हटा डाला। खान ने राजशाही को खत्म करते हुए खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ये वक्त था जब अफगानिस्तान को सोवियत संघ का पूरा समर्थन हासिल था। दाऊद खान ने नए संविधान को लागू कर महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए, जबकि पुरानी सोच वाले लोगों को भी निशाना बनाया गया।
मुल्क विकास की राह पर था। लेकिन 70 का दशक खत्म होते होते हालात बदलने शुरू हो गए। मोहम्मद दाऊद खान का कत्ल कर अफगान कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाल ली। हालांकि कम्युनिस्ट नेताओं के बीच आपसी संघर्ष तेज हो गया, जिसका नतीजा ये सामने आया कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। हालांकि 80 का दशक शुरू होते ही सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदों ने हथियार उठा लिए। बताया जाता है कि इन तमाम मुजाहिदों का गुट आगे चलकर तालिबान बना। तकरीबन 9 साल सोवियत से मुजाहिदों का संघर्ष जारी रहा। जिहाद के नाम पर सोवियत संघ के खिलाफ जंग छेड़ी गई और अमेरिका समेत कई देशों की मदद से 1989 में मुजाहिद सोवियत को अफगानिस्तान से खदेड़ने में कामयाब साबित हुए। 90 का दशक देश में फिर से आज़ादी का दौर तो लेकर आया, लेकिन सत्ता की चाहत में मुजाहिदों ने अपनों के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। बताया जाता है उस वक्त के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को सोवियत की सरपरस्ती हासिल थी, लिहाजा मुजाहिदों ने नजीबुल्लाह को अपना अगला निशाना बनाया। मुजाहिदों ने काबुल में कूच किया और नजीबुल्लाह सरकार का तख्ता पलटकर इस्लामिक मुल्क की घोषणा कर दी। मुजाहिदों के एक बड़े गुट के नेता प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी को राष्ट्रपति बनाया गया। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर रब्बानी सरकार को हटा पूरे मुल्क पर कंट्रोल जमा लिया। चीफ मुल्ला मोहम्मद उमर की अगुवाई में तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता काबिज कर ली। 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को न सौंपने की सूरत में अमेरिका और नाटो फोर्सेज ने अफगानिस्तान पर हमला कर देश पर कब्जा कर लिया। ओसामा की खोज में अमेरिका ने अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा। इस बीच तालिबान और अल कायदा के लड़ाकों की अमेरिका से जंग जारी रही। पूरे मुल्क में जगह जगह बमबारी होती रही, लोग मरते रहे और जंग चलती रही। देश में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें हामिद करजई विजयी हुए और वो देश के राष्ट्रपति बन गए। इस बीच अफगानिस्तान के हालात सुधारने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन बड़ी संख्या में देश में मौजूद तालिबान के आतंकियों ने अमन को वापस लौटने नहीं दिया। मुश्किलें दो थी, एक तालिबान और अल कायदा के सरगनाओं का देश में ही छिपे होना, दूसरा कमजोर अफगान सरकार पर फिर से तालिबान का कब्जा न हो। इसलिए अमेरिका के मुल्क में मौजूदगी आग में घी का काम करती रही। सत्ता के 5 साल पूरे होने के बाद फिर से चुनाव हुए। राष्ट्रपति हामिद करजई फिर से विजयी घोषित हुए। हालांकि इस सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगे। 2011 में ओसामा की मौत के बाद हालात में सुधार आना शुरू हुआ। हालांकि 2013 में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर सहमति न बनने पर फिर से अमेरिका और अफगानिस्तान सरकार के बीच टकराव का आलम देखा गया। तीसरी बार देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए और इस बार अशरफ गानी राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि ये चुनाव काफी लंबे वक्त तक सुर्खियां बने रहे। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद अशरफ गानी को राष्ट्रपति चुन लिया गया। पिछले 2 सालों से तालिबान से समझौते की बात चल रही है, लेकिन अब तक नतीजे सामने नहीं आए। वक्त वक्त पर आतंकी वारदातें सामने आती रहती हैं, कभी राजधानी काबुल में तो कभी दूसरे शहर में। इंतजार उस रोज का है जब सभी बंदूकधारी अमन की राह पर चलने लगेंगे और एक बार फिर से उसी सुंदर अफगानिस्तान की कल्पना होगी जो एक वक्त एशिया का खूबसूरत देश कहलाया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।